नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ग्लोबल स्टडी पर आपका। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि बहुत जल्द मैं लेखपाल भर्ती के लिए हिंदी की जो क्लास लेकर के आऊंगा, तो मैं उसी वादे को पूरा करते हुए आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज हिंदी का पहला वीडियो है, हिंदी की पहली क्लास है, तो इसमें हम कुछ ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, केवल मैं आपको मोटी मोटी बातें बताऊंगा तथ्यों के साथ। क्योंकि दोस्तों जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ने जा रहे हैं, जो उसका नाम है हिंदी, सामान्य हिंदी, हमें पता होना चाहिए हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, किस भाषा का ये शब्द है, कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ती हैं और कितना आपको इंटरेस्ट आता है। पहला वीडियो में मैंने यही चीज आपको समझाने की कोशिश की है। ओरिजिनल जो हिंदी का इतिहास है वो मैं अंत में आपको पढ़ाऊंगा। जैसे कि इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दोस्तों 25 में से 25 अंक यहाँ पर आप लिख लीजिए, 25 में से 25 अंक आप लेकर आने वाले हैं। ये बात आज आप गांठ बांध लीजिए अभी से ही। अगर आप ग्लोब स्टडी पर कंटिन्यू पढ़ते हैं तो दोस्तों झूठा प्रॉमिस नहीं है। आपको अगर लगे दूसरी या तीसरी वीडियो तक पढ़ते पढ़ते कि नहीं बातें केवल बकवास थी, कुछ दम नहीं है, तो बेशक लिए आप चले जाना, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर पढ़ने की। क्योंकि दोस्तों आपका जो टाइम है इससे बहुत ही बहुमूल्य है। अगर आपको नहीं लगेगा कि मैं कुछ अच्छा कंटेंट प्राप्त कर पा रहा हूं, तो दोस्तों वाकई में, चाहे मेरा चैनल हो या किसी का भी चैनल हो, मेरा वीडियो हो किसी का भी वीडियो हो, नहीं समझ में आता है तो तुरंत आपको छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ देना चाहिए? क्योंकि आपका टाइम बर्बाद हो रहा है और ये टाइम वो टाइम है दोस्तों, इसी समय हमें मेहनत करनी है। और अभी से अगर हम रणनीति तैयार करेंगे तब जाके हम वहां पर कामयाब होंगे अच्छी सी मुस्कान के साथ। तो इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, आप बने रहिए 1 या 2 वीडियो में, और आपको लगता है कि हाँ जो हमसे वादा किया है उस वादे में दम है, अभी से लगने लगा है, तो आप टिकना, वरना आप जहां मर्जी वहां पढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों पूरा 100% देने की कोशिश करूंगा मैं आपको। तो आपसे भी यही आशा लगाए बैठा हूं दोस्तों कि आप भी पूरा अपने साथ ईमानदारी बरतना, 100% आप अपने लिए देना। जितना पढ़ाया जाए उतना याद भी करना। एक टॉपिक खत्म करने के बाद आपको चैलेंज दिया करूंगा दोस्तों कि दुनिया की भर में जितनी भी किताबें हैं, मतलब भारतवर्ष में, क्योंकि पूरी दुनिया में तो हिंदी नहीं पढ़ाया जाता, जितनी भी किताबें हैं और ये टॉपिक अगर ग्लोब स्टडी पर आपने पढ़ लिया है, लगा लो कहीं से भी सवाल, एक भी सवाल गलत हो जाए ना, उसी दिन चैनल छोड़ देना, उसी दिन अनसब्सक्राइब करके चले जाना, एक भी सवाल अगर आपका गलत हो जाए तो इसलिए आज का जो वीडियो है ये इससे सवाल मत लगा लेना, क्योंकि ये अभी हिंदी का इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूं। आज केवल मोटी मोटी बातें आपको बताऊंगा, कुछ बातें जो आपको जाननी जरूरी है। कल से वर्णमाला स्टार्ट होगी, वर्णमाला खत्म होने के बाद चैलेंज कर दूंगा दोस्तों मैं आपसे कि आप कितने भी है, कुछ भी है, जहां से मर्जी वहां से सवाल ढूंढ लेना और लगा लेना। एक भी सवाल गलत हो जाए ना, उसी दिन क्लास छोड़ देना। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में मैं सबसे पहले ये बताऊं कि कुछ भाषा परिवार होते हैं। जैसे कि हमारा इंडिया में कितने भाषा परिवार हैं? हमारे इंडिया में जो भाषा परिवार है वो है 4। वो 4 कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है आपका भारोपीय परिवार। भारोपीय परिवार है तो पहले तो आपसे संख्या ही पूछी जाती है भाषा परिवार की, कि भारत के अंदर कितने भाषा परिवार पाए जाते हैं। तो आप एकदम कह देना भाषा परिवार कितने हैं भारत में? भाषा परिवार है 4। एक है आपका भारोपीय परिवार और एक है आपका द्रविड़ परिवार और तीसरा है आपका आश्रित परिवार और चौथा है आपका चीनी तिब्बती परिवार। चीनी तिब्बती परिवार, ये 4 परिवार इंडिया में पाए जाते हैं। अब इसमें सबसे ज्यादा जो बोले जाने वाली, तो इसका जो प्रतिशत है वो है आपका 73%, और द्रविड़ परिवार है आपका 25%, और आश्रित परिवार है आपका 1.3%, 1.3%, और आपका ये चीनी तिब्बती परिवार है 0.7%। ये इनका बोलने का प्रतिशत है। अब आपसे पूछा जाता है दोस्तों, जो ये हिंदी है ये किस परिवार के अंतर्गत आती है? कई बार पूछा गया है, संभावना है आगे भी पूछा जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आप हमेशा भारोपीय परिवार को क्लिक करके आना, टिक करके आना, काला करके आना, क्योंकि दोस्तों हिंदी जो है वो हमारे भारोपीय परिवार की भाषा है। यहीं से बस इतना ही जरूरी है आपके लिए। मैंने आपको फिर दोबारा बता रहा हूं, क्योंकि कभी आप सोचें कि हिंदी का जो इतिहास है वो आपने एक ही वीडियो में 20-25 मिनट में खत्म कर दिया, तो ऐसा नहीं है। हिंदी का जो इतिहास है वो मैं अंत में आपको
बिल्कुल इसके शुरू से लेकर विकास की दरें कैसे कैसे थी और कैसे इसका योगदान रहा है, कैसे ये परिवर्तित होती चली आई है हमारी भाषा, इस सारी बातें हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो इसलिए मैं आपको अभी मोटा मोटा थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि 4 परिवार हैं और हमारी हिंदी है बहुरूपीय परिवार के अंदर। अगर सवाल यहाँ से आया जाता है कि किस परिवार, मतलब प्रतिशत के हिसाब से अगर देखा जाए तो किस परिवार की भाषा सर्वाधिक बोलते हैं लोग, तो आप कहेंगे बहुरूपीय परिवार, और सबसे कम चीनी तिब्बती परिवार। तो कितने भाषा परिवार हैं? 4। तो इतना आप याद रखना। अब दोस्तों कुछ चीजें और कुछ सवाल जो सीधे ही आपसे पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि हिंदी की आदि जननी कौन है। तो सबसे पहले आता है आदि जननी वाला सवाल। आदि जननी, कि हिंदी की आदि जननी बताइए आप, हिंदी की आदि जननी। या फिर दूसरे शब्दों में जो एक सवाल होता है कि हिंदी का जन्म बताइए कहां से हुआ है। तो ये दोस्तों लगभग देखने में ऐसा है, एक सा है, लेकिन बहुत ही अंतर है दोनों में, और यहीं पे आप फंस जाते हैं, यहीं पे। क्योंकि दोस्तों देखना, इसमें कुछ ज्यादा अंतर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए शब्दों का ज्ञान होना, शब्दों का अर्थ पता होना बहुत ही जरूरी होता है। आदि नहीं, जो ये आदि है यहाँ पर लगा हुआ कि आदि जननी, भाई जननी और जन्म में तो ज्यादा अंतर नहीं होता। या हिंदी भाषा का जन्म किस भाषा से हुआ है, या हिंदी की आदि जननी, तो लगभग बात एक ही है। लेकिन आदि जो ये यहाँ पर लगा हुआ है, इसने ये पूरा खेल बदल दिया है। तो इसमें दोनों उत्तर अलग अलग हैं। आज के बाद आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। आदि जननी कहलाती है संस्कृत, और हिंदी का जो जन्म हुआ है वो अपभ्रंश के अंतर्गत हुआ है। अपभ्रंश भाषा से हिंदी का जन्म हुआ है। देखिए इसका क्रम में अगर आपको यहाँ पर लिख करके बता दूं तो सबसे पहले है संस्कृत, उसके बाद है पाली, पाली के बाद में जो परिवर्तित हुई फिर हुई प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद अवहट्ट, और उसके बाद यहां पर आप लिख सकते हैं प्राचीन हिंदी या फिर प्रारंभिक हिंदी। तो हम यहाँ पर प्रारंभिक हिंदी, प्रारंभिक हिंदी का आशय ये है कि शुरुआत में हिंदी जब बनी थी, मतलब जब अवहट्ट से निकल के आई, तब वो हिंदी जो थी वो सबसे प्राचीन हिंदी है, सबसे प्रथम हिंदी, सबसे पहले हिंदी, सबसे प्राचीन हिंदी जो थी। अब दोस्तों यहाँ पर जो एक समझने वाली बात है कि हिंदी का जन्म आप देख रहे हैं अपभ्रंश लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप देखें तो अपभ्रंश के बाद में तो अवहट्ट है, तो अवहट्ट क्यों नहीं कहा जाता है। तो दोस्तों आज के बाद आप कभी भी बिल्कुल भी मत घबराना और ना ही कंफ्यूज होना, क्योंकि अपभ्रंश और अवहट्ट जो है, यानी अवहट्ट जो बनी है यही इसका विकृत रूप है, अपभ्रंश का ही रूप अवहट्ट है। तो इसलिए इसे ज्यादा मान ना देकर के डायरेक्ट जो कहा गया है वो अपभ्रंश कहा गया है, कि प्राचीन हिंदी या फिर हिंदी का जो जन्म है वो किस भाषा से हुआ है, वो अपभ्रंश से हुआ है, ना कि अवहट्ट से। लेकिन क्रम में अगर लिखा हुआ है, अगर क्रम लगाने के लिए आपसे कहा गया है तो अवहट्ट को आप नहीं भूलिएगा, क्योंकि अपभ्रंश का ही विकृत रूप क्या है, अवहट्ट है। तो मान्यता हम किसे देते हैं, अपभ्रंश को। तो इसलिए हिंदी का जो जन्म है वो अपभ्रंश से हुआ। अब बात आती है आदि जननी की। दोस्तों सबसे पुराना काल, आर्यों के जमाने में जो भाषा थी वो कौन सी थी, हिंदी थी। जितना अगर आप इतिहास पढ़े हैं और इतिहास में आपको थोड़ी सी अच्छी नॉलेज है कि सबसे पहले हमारे देश में आर्य आए थे, और आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी, और जो उनका परिवेश था वो ग्रामीण था, ये सब आप जानते ही होंगे। खैर चलो, तो भारतवर्ष में जो सबसे पहले भाषा बोली गई वो कौन सी थी, संस्कृत थी। इतना ही आप याद रखना। आदि काल में जो चलती थी वो संस्कृत थी। तो इसलिए दोस्तों हिंदी की जो आदि जननी है, जहां से मतलब एक तरह से जड़, जहां से जड़ उत्पन्न हुई भाषाओं की भारत में, तो वो भाषा कौन सी थी, तो वो भाषा हमारी संस्कृत थी। तो संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, और फिर हमारी हिंदी। तो इसलिए दोस्तों हिंदी की जो आदि जननी हो जाती है वो संस्कृत हो जाती है, और हिंदी का जो जन्म माना जाता है वो अपभ्रंश से माना जाता है। तो इतना लगभग आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बात आती है कि हिंदी जो शब्द है ये शब्द कहां से आया। भाई ऐसा तो नहीं है कि पहले अगर हम बोलते थे तो इसका कुछ मतलब नाम नहीं होगा, लेकिन हिंदी ही क्यों पड़ा, कोई और नाम भी पढ़ सकता था। तो आप जानते ही हैं वास्को डी गामा, जिसको भारत का खोजकर्ता माना जाता है,
इसका अर्थ ये तो नहीं है कि उससे पहले भारत था ही नहीं, या फिर उससे पहले यहाँ लोग ही नहीं रहते थे, क्योंकि दोस्तों यहाँ तो हजारों लाखों वर्षों से लोग रहते हुए आए हैं, ये सब आप जानते ही हैं। तो वास्को डी गामा जैसे आप जानते हैं 1498 में वो आया फिर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उससे पहले हमारे देश में विदेशी नहीं आए। हाँ, इतना जरूर है कि कोई पुर्तगाली नहीं आया था। सबसे पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा था, 1498 में इंडिया आया था पहली बार। अब एक चीज मैं आपको यहीं पे प्लस पॉइंट बता दूं जो शायद आप जिंदगी भर ना भूले, और क्या पता एग्जाम में यही सवाल आपसे पूछ लिया जाए। हिंदी से जुड़ा हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता मैं, कि वास्को डी गामा जो आया था वो काजू लेकर के आया था। क्या लेकर के आया था? काजू। होता था ना पहले कि जो कुछ लोग जो समुद्री यात्रा पर निकलते थे तो वो कुछ खाने पीने का सामान अपने साथ बांध लेते थे। जैसे कि अभी आपने पढ़ा होगा 2014 की शायद वो बात है, जो जोसेफ ऐसी करके कुछ शायद नाम था, अभी प्रॉपर्ली मुझे याद नहीं आ रहा है। तो दोस्तों लगभग 14 महीने वो अकेला समुद्र में रहा, 14 महीने अकेला समुद्र में रहा था वो व्यक्ति। तो एक इतिहास है, लिख दिया था उसने, और ये दर्शा दिया था दुनिया को परिस्थितियां कैसी भी हो, आदमी चाहे तो बच सकता है। 2 लोग थे, एक की डेथ हो गई थी समुद्र में ही 1 महीने बाद, तो उसको उसने वहीं फेंक दिया था समुद्र में। 4 दिन तक उससे बातें भी करता रहा था उसकी बॉडी से, लेकिन उसके बाद उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। समुद्र में ऐसी जगह फंस गया था कि चारों तरफ पानी ही पानी था, उसको पता ही नहीं था दिशा, सब कुछ भटक गया था वो। जो उसके उपकरण थे जीपीआरएस वगैरह, उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया था, इतनी बुरी उसकी स्थिति थी, लेकिन अपने आप से ही बातें करता था। खैर छोड़ो, वो एक अलग कहानी है। लेकिन दोस्तों परिस्थितियां ऐसी भी हो जाती हैं कभी कभी। तो ऐसे जो लोग होते थे जो समुद्री यात्रा पर निकलते थे, वो तो खैर मछुआरा था जिसकी मैं अभी बात बता रहा था। एक मच्छी मारने गया था, वो भटक गया था, तब तूफान में फंस गया था, दिशा भूल गया था वो। लेकिन जो ये इस तरह के आदमी होते थे जो समुद्री यात्रा पर निकलते थे, ये कुछ खाने पीने का सामान अपने साथ लेकर के चलते थे। तो उसमें से ये जो वास्को डी गामा था, ये काजू इसने कुछ अपने पास रख रखे थे, और जैसे ही ये भारत आया, आप जानते हैं दक्षिण भारत में ये आया था, वहीं जो है दक्षिण तट से टकराया था, भारत उतरा था, यहाँ के लोगों से मिला था। तो आपको जान के आश्चर्य होगा, हम काजू कहते हैं इसको, लेकिन काजू लेके कौन आया था? वास्को डी गामा लेके आया था। और कहाँ का था वास्को डी गामा? पुर्तगाल का था। आप सब जानते ही हैं पुर्तगाल का वास्को डी गामा था। अब उससे पूछा किसी ने, इशारों में पूछा, या मतलब उसकी लैंग्वेज हम नहीं समझ पा रहे होंगे, हमारी लैंग्वेज वो नहीं समझ पा रहा होगा, तो किसी ने इशारों में पूछ लिया होगा ये क्या है। तो इसके मुंह से, वास्को डी गामा के मुंह से शब्द निकला था काजू, जो दिखाया था छोटा सा होता, आपने देखा होगा। तो उसने कहा था काजू। तो दोस्तों हम भी उसको काजू ही कहने लगे। इसलिए ये पूछा जाता है कि काजू किस भाषा का शब्द है। तो अभी आपने कहानी सुन ली, तो शायद ये, और ये सच्ची कहानी है, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको याद करने के लिए बताई है। तो शायद अब आप हमेशा याद रखेंगे कि काजू जो शब्द है वो पुर्तगाल का है, वो पुर्तगाली शब्द है काजू, इंडियन शब्द नहीं है, हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। काजू काजू हो गया हमारा क्या? पुर्तगाली शब्द। तो इसका मतलब ये हुआ कि काजू वही लेकर आया था, और उसी का जो है ये शब्द दिया हुआ है। पुर्तगाल में इसको काजू कहते थे, तो हमारे यहाँ भी इसको काजू कहने लगे, इसकी खेतियां भी होने लगी हैं खैर अब तो। लेकिन खैर छोड़ो, टॉपिक पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा हमारा ये था इसका नाम कैसे पड़ा। तो मैं आपको बता रहा था कि वास्को डी गामा से पहले भी, हजारों साल पहले से हमारे यहाँ ईसा पूर्व में, ये तो ईसवी की बात है 1498, लेकिन ईसा पूर्व से लेकर के हमारे यहाँ विदेशी यात्री आते रहे हैं। चीनी लोग भी आते थे, आपने फाइयान वगैरह के बारे में पढ़ा होगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो लोग आते थे वो ईरानी ज्यादा आते थे, अरबी ज्यादा आते थे, ईरानी। तो ईरान से लगभग ज्यादा संबंध थे हमारे। तो वो उनका जो रास्ता था वो दक्षिण की तरफ से तो आते ना थे, जिधर से वास्को डी गामा आया था, वो उत्तरी पश्चिमी भारत से आते थे। आपने देखा होगा कि भारत का नक्शा अगर हम कुछ इस तरीके से बना दें, तो ये जो एरिया होता है, इधर वाली जो दिशा होती है, ऊपर उत्तर होता है आप जानते हैं, और इधर पश्चिम होता है। तो ये वाली जो दिशा होती है ना, इसको उत्तर पश्चिम बोलते हैं, उत्तर पश्चिम। ये अगर भारत का आप सर मान लें इतना, तो ये वाली जो दिशा है ये उत्तर पश्चिम हो गई, ये वाली दिशा। तो इधर से ईरानी लोग आया करते थे। अब दोस्तों आपको एक बात और बता दूं कि आपने देखा होगा कभी फारस लिखा हुआ आ जाता है, तो फारस कुछ अलग नहीं है, ईरान को ही हम फारस कहते हैं। ईरान को क्या कहते हैं? फारस कहते हैं। तो हम ये कहें कि ईरानी लोग आते थे, या फिर हम ये कहें कि फारसी लोग आते थे, तो दोनों बातों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही चीजें हैं। तो इनकी दिशा क्या थी? उत्तर पश्चिम थी। और आप लोग ये भी जानते हैं, भूगोल में अगर आपने नदियां पढ़ी हैं तो आप जानते होंगे कि यहाँ पर जो सिंधु नदी है परवर्ती नदी है, पूर्ववर्ती नदी है।
पूर्ववर्ती नदी का मतलब क्या होता है कि वो नदी जब यहाँ पर इंसान भी नहीं रहता था उससे पहले से, जब हिमालय भी नहीं था तब से पहले से वो नदी बह रही है। हिमालय भी नहीं था, मैं आपको बता दूं, हिमालय की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, तब से ये नदियां बह रही हैं। तो उसमें से कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है और एक ये हमारी सिंधु है। तो सिंधु जो नदी है पूर्ववर्ती नदी है, हिमालय से पहली नदी है। तो जब ये लोग आते थे तो सिंधु नदी बहुत फेमस थी क्योंकि सबसे प्राचीन नदी थी। तो ये लोग जो है यहाँ के रहने वाले लोगों को और यहाँ के देश को, ये जो हमारा इंडिया देश था, इसको सिंधु का देश कहा करते थे जो और लोग आते थे। अब ईरानियों से सिंधु शब्द नहीं कहा जाता था भाई, ऐसा नहीं है ईरानी ही आते थे, आते तो कुछ और भी थे, लेकिन ईरानी लोगों का अनुपात में या प्रतिशत में देखें तो ज्यादा था, ईरानी ज्यादा आते थे, बाकी और देशों से कम आते थे। तो जो दूसरे वाले लोग थे वो सिंधु का देश कहते थे, भारत को सिंधु का देश, यानी जहां सिंधु बहती है वो वाला देश। अब ईरानियों से सिंधु शब्द नहीं कहा जाता था, तो वो सिंधु को क्या कहते थे? सिंधु ना कह करके वो इसको हिंदू कह दिया करते थे। सिंधु को क्या कह दिया उन्होंने? हिंदू। यानी सा का क्या बना दिया? आ, और धा का क्या बना दिया? दा। सा का हा और धा का दा, ये इन्होंने बना दिया। सिंधु को इन्होंने कहा हिंदू, हिंदू का देश। बाकी सब क्या कह रहे हैं? सिंधु का देश, लेकिन ये लोग क्या कह रहे हैं? हिंदू का देश। अब मैं एक बात और आपको बता दूं यहीं पे कि सबसे ज्यादा यही लोग आते थे, लेकिन औरों की देखम देख इन्होंने सिंधु का देश वो कह रहे हैं, तो अपने मतलब जो जैसा इनके मुंह से निकला हिंदू का देश। तो हुआ क्या, अब सिंधु का इन्होंने कर दिया हिंदू, ईरानियों ने। जो ये फारसी थे, कौन थे? ईरानी थे, या फिर इसको हम फारस भी कह सकते हैं, ईरान को ही हम फारस कहते हैं। ये बात अगर नहीं पता तो ये आज आपको नई बात पता चली होगी। अब हुआ क्या, हिंदू से बना हिंद, हिंदू से क्या बना? हिंद। और हिंद में फिर क्या हुआ, आगे चल के एक प्रत्यय लग गया ई, और ये जो प्रत्यय है संबंध कारक है, ये है हमारा फारसी, फारसी प्रत्यय। अगर आपसे पूछा जाए सिंपली ये पूछ लिया जाए ई किस भाषा का प्रत्यय है, तो आप कहेंगे फारसी का है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो जब ये हिंद बना और हिंद में फिर एक प्रत्यय लगा ई, अब ये शब्द हो गया हिंदी। अब दोस्तों आपको जान करके आश्चर्य होगा कि ये हिंदी जो शब्द था ये भाषा को नहीं दिया गया था, ये जो शब्द था ये भाषा को नहीं दिया गया था, ये जो शब्द था ये दिया गया था यहाँ के निवासियों को, यहाँ के रहने वालों को। अभी शायद आपको थोड़ा आश्चर्य लग रहा होगा सुन करके, लेकिन एक दो उदाहरण मैं आपके सामने ऐसे पेश करने वाला हूं कि आप विश्वास कर लेंगे। जैसे मैं आपसे कहूं हिंदुस्तानी है, आपको हिंदुस्तानी हूं मैं, तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। कोई भी कहता है जो इंडिया में रहता है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, इंडियन हूँ, भारतवासी हूँ, इस तरीके से कहते हैं। लेकिन अगर मैं कह दूं कि मैं हिंदी हूँ, तो कुछ के मन में ये फीलिंग जाएगी, ये विचार जाएगा कि ये भाषा कैसे हो सकता है, भाई मैं हिंदी हूं, हिंदी हूं, तो हिंदी तो हम शब्द को कहते हैं, तो वही हमारी मेंटेलिटी बन गई है, वही हमारी मानसिकता बन गई है कि हिंदी एक भाषा का नाम है। लेकिन ये जो शब्द दिया गया था दोस्तों, ये एक निवासी का शब्द था, ये निवासियों को कहा जाता था हिंदी। जैसे अब उदाहरण समझो, अगर मैं आपसे कहूं, आपसे क्या कहूं, मान लीजिए आपके सामने, आप कहीं भारत में ऐसी जगह है, पर्यटन जगह पे जहां पर विदेशी लोग घूमने आते हैं, वहां पर एक चीन का व्यक्ति घूम रहा है, और मैं अगर आपसे पूछने लगूं कि ये कहाँ का है, ये कौन है, तो आप क्या कहेंगे कि ये चीनी है। क्या कहेंगे? आप कहेंगे ये चीनी है। जबकि चीनी तो एक भाषा भी है, चीनी तो एक भाषा भी है, जो चीनी भाषा लिखी जाती है ना, वो थोड़ा सा हमको लगता है अटपटी सी भाषा, तो चीनी तो एक भाषा भी है। लेकिन चीनी शब्द का जो इस्तेमाल किया वो हमने क्या किया? नागरिक की उपेक्षा, नागरिक बताया है हमने। चीन का नागरिक चीनी, जापान का नागरिक जापानी, वो जापानी तो भाषा भी है, जापान का नागरिक को हम जापानी भी कहते हैं। इसलिए हिंदुस्तान का नागरिक हिंदुस्तानी हो गया है, लेकिन हिंद का नागरिक हिंदी हुआ करता था। तो इन्होंने जो शब्द दिया था ये एक निवासियों को दिया था, निवासियों को कहा था कि हम किससे मिलके आए हैं, या फिर हम उनके देश में अगर गए हैं तो उनसे पूछ लिया जाए कौन है ये, तो वो कहते थे ये हिंदी है, ये हिंदी है। लेकिन आजकल जो अगर हम वर्तमान की बात करें तो हम कभी भी अपनी नागरिकता प्रदर्शित करने के लिए, जाहिर करने के लिए हिंदी नहीं कहते अपने आप को, हम कहते हैं
कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतवासी हैं, हम इंडियन हैं। लेकिन दोस्तों आपको पता होगा, क्या पता होगा, एक इकबाल साहब ने बोल दिया था, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। ये आपको पता होगा, उन्होंने लिखा भी था, ये उन्होंने लिखा था, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। यानी वतन हमारा हिंदुस्तान है और हम कौन है, हिंदी, हिंदी है हम। तो इसका मतलब हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। हम भाषा नहीं है कि हिंदी है हम, मतलब हम भाषा हैं, भाषा नहीं है, हम हिंदी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम भाषा हैं, इसका मतलब ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। तो हिंदी का जो अर्थ होता था वो होता था निवासियों के, लेकिन आजकल जो है ये सारी विचारधाराएं बदल गई हैं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आपको याद रखनी है, बार बार आपसे पूछा जाता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। तो दोस्तों इसके उदाहरण बहुत ही कम देखने को मिलते हैं कि जिस भाषा का नाम ही उसी ही की भाषा का ना हो। ऐसा कौन सा उदाहरण है, वो एक तो हिंदी ही है। तो हिंदी दोस्तों हिंदी का शब्द नहीं है। हिंदी कहाँ का शब्द है, हिंदी है फारसी शब्द। अगर आपसे आज के बाद पूछा जाए कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो कभी भी गलती से हिंदी मत लगा देना, ये फारसी भाषा का शब्द है, ईरानियों द्वारा दिया गया हमें शब्द है। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ईरानी लोगों से हमारा बहुत घनिष्ठ संबंध हुआ करता था, बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर वो आते थे, तो उन्होंने नागरिकता के रूप में दिया। लेकिन हिंद में बोले जाने वाली भाषा को हम हिंदी कहने लगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि ये हमारी राष्ट्रीय भाषा हो गई, समझे। क्योंकि हिंद में दोस्तों अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो अगर हम हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाएं तो जहां मराठी बोली जाती है, क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है? वो अपनी भाषा को भी लेके उठा देंगे कि हमारी भाषा को भी राष्ट्रीय बनाओ। जो उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है वो कह देंगे। अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, कन्नड़ वगैरह, मलयालम वगैरह, तो वो भी तो इंडिया के ही राज्य हैं, वो भी तो इंडिया के ही लोग हैं, तो उनकी भाषा को क्यों ना राष्ट्रीय भाषा बनाया जाए। तो ये एक मुद्दा है, ये तो खैर चलो अगली बात है। तो इतना आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अब मैं एक चीज और मैं आपको यहाँ पर बता दूं, देखो हिंदी का जो योगदान है, जो हिंदी को प्रोत्साहन या हिंदी का विकास करने में बहुत लोगों का योगदान रहा है। सबसे ज्यादा गांधी जी का हम कह सकते हैं। मैं आपको फिर बता दूं, ये डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, हिंदी का पूरा इतिहास हम बाद में पढ़ेंगे, अभी केवल मोटा मोटा हिंदी पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये तो लगभग हमें पता ही होना चाहिए। दोस्तों कोई नहीं पहुंचता यहाँ तक, सिंपली लिखवा देते हैं कि हिंदी फारसी भाषा का शब्द। कुछ लोगों के याद रहता है, कुछ लोगों के भूल जाता है। अब आप ईमानदारी से बताइए कि आप भूल सकते हैं कभी जिंदगी में कि हिंदी फारसी भाषा का शब्द है? कभी नहीं भूल सकते। तो दोस्तों तरीका वो अपनाइए जो हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाए। यही मेरा उसूल है और इसी तरीके से मैं आगे बढ़ता हूँ और आप लोगों का आशीर्वाद रहा दोस्तों। तो ये तो अभी आप कह सकते हैं टेलर है, क्योंकि छोटा परिवार है हमारा, अभी नया नया हूँ, आपके सपोर्ट की जरूरत है। अगर क्लास अच्छी लग रही है दोस्तों तो अभी से लाइक कर दें। अगर कुछ प्रॉब्लम्स लग रही हैं बात करने में, बोलने में या पढ़ाने में, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मुझे कमेंट करिए। मैं निश्चित ही तौर से अगले वीडियो में जब भी आपके सामने आऊंगा दोस्तों, उस कमी को सुधार करके आऊंगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं भी आपसे बता रहा था राष्ट्रीय भाषा। तो राष्ट्रीय भाषा क्या होता है दोस्तों? पूरे राष्ट्र की जो मान्यता मतलब एक दे दी जाती है, उसको हम राष्ट्रीय भाषा कह देते हैं। जैसे राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय झंडा है, ये सब। लेकिन राष्ट्रीय भाषा की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बता दें तो मराठियों का क्या दोष है दोस्तों जो उनकी भाषा को राष्ट्रीय नहीं बनाया जा सकता? भाई हिंदी भी पूरे देश में थोड़ी ना बोली जाती है। आप यूपी से हैं, मैं यूपी से हूं, तो हम अच्छे से समझते हैं, बोलते हैं। आप खुद सोचिए, आप अगर नागालैंड जाकर के हिंदी बोलेंगे तो क्या वो लोग समझ लेंगे? बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो समझ पाए दोस्तों। क्या वो इंडिया का हिस्सा नहीं है? आप अगर तमिलनाडु जाते हैं, तमिल बोली जाती है वहां पर, तो दोस्तों क्या वो भारत की भाषा नहीं है? तो उन लोगों को बुरा नहीं लगता, क्योंकि उत्तरी भारत में लगभग पूरे में नहीं ये हिंदी बोली जाती है, लेकिन सिंधी भी है, तिब्बती भी है, बहुत सी अनेक अनेक पहाड़ियां भाषा होती हैं, वो होती हैं। तो इसलिए राष्ट्रीय भाषा नहीं है। अब हुआ क्या, आपने सुना होगा एक होती है राजभाषा। राष्ट्रभाषा अलग और एक होती है राजभाषा। राजभाषा का अर्थ होता है राजकाज की भाषा, राजकाज की भाषा। पुराने जमानों में इसको कहते थे हम दरबारी भाषा। जो पुराना एक राजा और महाराजों का, नवाबों का जो एक जमाना था,
तो वो कहते थे दरबारी भाषा। उसका अर्थ क्या होता था कि आप अपने घर पर, अपने मोहल्ले में, या कोई एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आप कोई भी भाषा बोल सकते हैं, अपने अपने परिवार में कोई भाषा बोल सकते हैं, अपने एक सीमित क्षेत्र में कोई भी भाषा बोल सकते हैं। लेकिन जो दरबार की कार्यवाही है वो जब भी होगी मंत्रियों में बैठ के, मंत्री परिषद में बैठ के, वो उसी भाषा में होगी जो राजभाषा है, जो कि राजभाषा है। आप चाहे घर पे कुछ भी बोलें, कैसे भी समझाएं लोगों को, जैसा आपका मन, वो भाषा यूज कर सकते हैं। लेकिन जब भी राजकाज के यूज में होने वाली भाषा होगी, वो वही भाषा होगी जिसे राजकाज की मान्यता दी गई है, जिसे संविधान इजाजत देता है। तो इसलिए राष्ट्रीय भाषा जरूरी ना होकर के राजकाज की भाषा, राजभाषा जो होती थी वो बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। तो हमें भी जरूरत थी एक राजभाषा की। तो इसलिए दोस्तों 14 सितंबर की डेट याद रखना आप, 14 सितंबर और सन थी 1949। ये दिन याद आप रखना। ये वो दिन था, ये वो तारीख थी, ये वो सन थी जब हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। राजभाषा का दर्जा दिया गया, संविधान में लिख दिया गया। इसलिए अगर आप संविधान पढ़ते हैं, आपको नॉलेज होगी कि आप देश की किसी भी अदालत में चले जाएं तो वहां पर हिंदी में कार्यवाहियां होती हैं। लेकिन हाँ, अलग अलग संशोधन होते रहे हैं, तो अब तो यह है कि स्थानीय भाषाओं में भी कार्यवाहियां हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दे दिया गया था। इसीलिए आपसे पूछा जाता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर, और इसकी शुरुआत कब हुई? 1949 से। तो ये तो हो गया राष्ट्रीय हिंदी दिवस या फिर सिंपली हिंदी दिवस। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए, ध्यान देने वाली बात है, आप ग्लोब स्टडी पर पढ़ रहे हैं, कोई ऐसा सवाल नहीं छूटेगा जो एग्जाम में आता हो और आपसे ना आता हो। अंतरराष्ट्रीय की अगर हम बात करें कि अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल मामले अगर हम बात करें कि अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। भाई हिंदी दिवस तो आपने याद कर लिया, 14 सितंबर है। अगर आ जाए अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस तो भी परेशान मत होना, 10 जनवरी लगा के ठीक कर देना। अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थी कुछ मोटी मोटी बातें जो आपके लिए जानना जरूरी था। हम हिंदी पढ़ रहे थे, हिंदी को राजभाषा कब क्यों कैसे मनाया गया ये जानना जरूरी था। हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई ये जानना जरूरी था। हिंदी किस परिवार की भाषा है ये जानना जरूरी था। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगे जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी था। कल से जो हमारी वर्णमाला की क्लास होगी दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आप पहली वीडियो देख लें वर्णमाला की, और जितना भी उसमें हो कोई सा भी क्वेश्चन लगा लेना दोस्तों, कोई सा भी। मैं वर्णमाला की 2 या 3 वीडियो बनाऊंगा कंप्लीट करने में, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो में बनाता हूं 20 से 25 मिनट की। जब वो तीनों वीडियो आप देख लें, लेकिन ईमानदारी से, बिल्कुल अपने साथ ईमानदारी बरतना दोस्तों। ऐसा नहीं हो कि मैंने तो पढ़ा दिया और आपने बिल्कुल भी घर पे जाके किताब बंद करके रख दी और आपने पढ़ा ही नहीं और आप सवाल लगाने बैठ गए, गलत हो गया सवाल और आपने मुझे उल्टा सीधा बोला या फिर कहा कि आपने सही से नहीं पढ़ा। ऐसा नहीं चलेगा। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं कम से कम उससे आधी मेहनत तो आप कर लो, क्योंकि दोस्तों ज्यादा मेहनत के मैं छोड़ूंगा ही नहीं इस लायक कि आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़े। तरीका ऐसा बताऊंगा दोस्तों कि जिंदगी में आप सारे सब्जेक्ट बोल सकते हैं लेकिन हिंदी नहीं बोल सकते। तो इसलिए 25 में से 25 अंक अगर आपको लाने हैं तो खूब मेहनत करनी पड़ेगी। मत भूल जाओ सारी बातें कि कब वैकेंसी आएगी, कब क्या आएगा। एक बात ध्यान रखो, जब भी आएगी 25 अंक लाने हैं, हिंदी मजबूत करनी है। ये तो लेखपाल है, बीडीओ आए या कोई भी यूपी SSC जो परीक्षाएं कराता है जिसमें भी हिंदी आती है, सीना तान के जाना, ऐसे बन के जाना कि जितने भी अंक की आती है आप पूरी की पूरी हिंदी करके आएंगे। एक सवाल आपका गलत नहीं होगा, लेकिन दोस्तों उसके लिए मेहनत तो करनी ही होगी। भूल जाओ कब आएगी वैकेंसी, कब क्या होगा। एक उम्मीद है जो मैंने आपको बताया भी था कि शायद मई में 20 से 25 मई मैंने आपको डेट बताई थी लेखपाल की नोटिफिकेशन आ जाएगा। आगे भी बढ़ सकती है क्योंकि 100% गारंटी मैंने उस दिन भी नहीं ली थी। लेकिन दोस्तों क्या है कि हमारा जो है पढ़ने का एक सपना है, नौकरी का एक सपना है, तो पढ़ते रहिए। ये भूल जाइए कब है, क्योंकि हमारे पास पढ़ने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा समझ में भी आया होगा। अगली वीडियो में हम मिलते हैं वर्णमाला के साथ और आप देख लेना कैसे जादू हो जाएगा उस वीडियो में। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।
जय भारत।